हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो, असल में ये वीडियो कल ही आ जाती, ठीक है। लेकिन कल हुआ क्या, मैंने पूरी लगभग 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर ली और ये जो माइक है जिससे वॉइस रिकॉर्ड होती है, मैं इसको ऑन करना ही भूल गया था। इस चक्कर में क्या हुआ, 1 घंटे की जो पूरी मेहनत थी वो खराब हो गई। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी बनाकर कि कैसे पूरी मेहनत खराब हो गई और आपका भी टाइम खराब हुआ, उसके लिए सॉरी। लेकिन कोई बात नहीं, आज शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं A to Z बैच, और A to Z बैच के अंदर आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये अपने आप में मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्ब। अच्छा, वर्ब का कौन सा है? ये वर्ब का जो एडवांस वाला पोर्शन है ये वो है। अब आप कहोगे सर एडवांस का, अगर ये एडवांस है तो उसका बेसिक कहाँ है? अगर आप चैनल पे जाओगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा A to Z बैच, इसकी प्लेलिस्ट है। वहां पर जाके आप देखोगे तो आपको वर्ब का जो बेसिक वाला पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने जब यूट्यूब के ऊपर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था इंग्लिश ऑफलाइन, तो मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा था। यूट्यूब पे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो शुरुआत मैंने की थी इसी टॉपिक से, वर्ब बेसिक से। वर्ब बेसिक से तो उस समय ना तो मुझे ये एप्लीकेशन चलाने आता था जिसपे क्लास रिकॉर्ड होती है, ना मुझे ये पेन टैप पे क्लास लेने आती थी, तो और ना मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना, मुझे कुछ नहीं आता था। तो वहां पर थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी आपको लो मिलेगी, थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी भी लो मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी, जो कंटेंट की क्वालिटी, वो आपको काफी हाई मिलने वाली है, ठीक है। तो आप एक बार उस वाली क्लास को भी देख लेना, 7 या 8 पार्ट्स हैं वर्ब बेसिक के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने जितना भी हो सकता था वर्ब को मैं कवर करने की कोशिश कर सकता था, मैंने सब कवर कर दिया उसके अंदर। तो वो आप जरूर देखना। एडवांस वाला पोर्शन आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लेटे लेटे वीडियो मत देखो, आराम से आप टेबल, स्टडी टेबल पे या फिर जैसे भी आपको बैठना है, बस आराम से चीजों को नोट करते हुए और समझते हुए चलना है। और इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि क्लास के अंत में आप मुझे कहोगे कि सर मजा आ गया, मतलब बहुत अच्छा समझ में आया, ठीक है। चलो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं वर्ब की, तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम मेन रूप से बात करने वाले मेन वर्ब की। इस पूरे टॉपिक में जो हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। क्योंकि वर्ब कई तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में कई तरह की, वर्ब हेल्पिंग वर्ब में भी अपने आप में कई तरह की होती है, जैसे मैंने आपको वर्ब के बेसिक वाले पार्ट में करवा रखा है, तो एक बार वो जाकर आप देखो। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले, मेनली किसकी बात करने वाले? मेन वर्ब की, यानी कि मुख्य क्रिया की, ठीक है। अब एक बार जरा देखो डेफिनेशन क्या है। देखो, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और इसी को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। कोई अगर आपसे अगर आगे से पूछे कि व्हाट इज लेक्सिकल वर्ब, तो आपका आंसर होगा कि लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब ही कहते हैं। मतलब मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब दोनों क्या है? सेम है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डेफिनेशन देखो, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक्शन मतलब क्या होता है? क्रिया। एक्शन मतलब क्या होता है? क्रिया या काम को एक्सप्रेस करता है। या स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब सब्जेक्ट के होने की दशा। देखो, एक होता है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम और एक है सब्जेक्ट की दशा। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, अगर मैं बोलता हूं आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, तो यहां पर जैसे ही आपने देखा रनिंग, तो आप समझ जाओगे कि सर रन जो है ना, वो आई के काम को दिखा रहा है, मतलब यहां पर मेनली मेरा एक्शन दिख रहा है ना आपको। अगर मैं बोलूं आई एम रनिंग, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट जो है ना वो क्या कर रहा है? किसी एक्शन को कर रहा है, मतलब एक्शन क्या है? रन करने का, यानी कि दौड़ने का। तो यहां पर जो रन है वो मेरे एक्शन को दिखा रहा है। अगर मैं बोलूं आई लव यू, आप लोगों से कहूं अगर मैं आई लव यू, अब आप मुझे बताओ, यहां पर जो लव है ये भी तो एक वर्ब है, मेन वर्ब, लेकिन क्या ये मेरे एक्शन को बता रहा है? क्या मैंने कुछ काम किया इसके अंदर? अब मैं तो ऐसे खड़ा हूं, मैंने बस खड़े खड़े बोल दिया आई लव यू, क्या मैंने कुछ काम किया? नहीं किया मैंने। यानी कि ये जो लव है ये भी एक मेन वर्ब है, लेकिन ये मेरे एक्शन को ना दिखाकर ये किसको दिखा रहा है? ये मेरे स्टेट को, मेरी दशा को, या फिर कह सकते हो मेरे इमोशन को दिखा रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने वाले जो वर्ब्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। अब आगे आप और भी चीजें पढ़ोगे कि और भी कई सारी इसकी कई सारी कैटेगरीज होती है, धीरे धीरे सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल है, अंकित प्लेज हॉकी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेन वर्ब है, तो आप कहोगे प्ले, ठीक है, क्योंकि जो प्ले क्या कर रहा है? अंकित के एक्शन को दिखा रहा है। अंकित प्लेज हॉकी, अंकित क्या करता है? हॉकी खेलता है। तो यानी कि जो प्ले है वो अंकित के किसको दिखा रहा है? एक्शन को दिखा रहा है। तो प्ले यहाँ पर क्या है? आपका मेन वर्ब है, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद है सुदर्शन हेट्स गोइंग टू पार्टीज। अब देखो यहाँ पर जो हेट है ये भी मेन वर्ब है, ठीक है। किसके काम को दिखा रहा है? सुदर्शन के। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये जो हेट है क्या एक्शन को दिखा रहा है? यहाँ पर तो मुझे पता लग रहा है प्ले जो है, यानी कि अंकित के सीधे सीधे काम को दिखा रहा है कि भाई अंकित खेलता है, यानी कि अंकित को कोई एक्शन करते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन जब मैंने बोला सुदर्शन हेट्स गोइंग टू पार्टीज, यहाँ पर भी हेट मेन वर्ब है, लेकिन क्या ये सुदर्शन के किसी एक्शन को दिखा रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं सुदर्शन इसमें क्या काम कर रहा है, तो आप कहोगे सर काम तो कोई नहीं कर रहा, बस उसके मन की जो फीलिंग है, उसकी जो दशा है उसको दिखा रहा है कि सुदर्शन क्या करता है?
हेट करता है, तो ये भी मेन वर्ब है। मैंने बताया ना मेन वर्ब वो है जो या तो एक्शन को दिखाए या फिर किसको दिखाए, स्टेट ऑफ बीइंग को, मतलब दशा को। किसकी दशा, सब्जेक्ट की दशा, ठीक है। इस कॉल्ड मेन वर्ब, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं या फिर लेक्सिकल वर्ब, तीनों एक ही है। मेन वर्ब कह लो या प्रिंसिपल वर्ब कह लो या लेक्सिकल वर्ब कह लो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। देखो मेन, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं, हम मेन वर्ब को कितनी टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। एक है फाइनाइट वर्ब्स और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, अब मैं इसको आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा कि फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, ठीक है। फाइनाइट को भी देखो दो कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव। ये दोनों ही क्या है, फाइनाइट्स हैं, ठीक है। और अगर ऐसी मैं बात करूं नॉन फाइनाइट की, तो देखो यहां पर नॉन फाइनाइट को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव है। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि भाई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है क्या, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो फाइनाइट की डेफिनेशन देखो, अ फाइनाइट वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। अच्छा फाइनाइट की मीनिंग क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट, तो फाइनाइट का मतलब होता है जो लिमिटेड है। फाइनाइट कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड कह लो या फिर कह लो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसका जो यूज है ना उसके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि पाबंदियां हैं। ऐसे वर्ब्स जिनके यूज पर क्या है, पाबंदियां, जिनके यूज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। अब इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूं। देखो अ फाइनाइट वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म, एक फाइनाइट वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। एक फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, नंबर दो होते हैं आपको पता है, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल। पर्सन की अगर मैं बात करूं तो पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टेंस की, तो टेंस आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो फाइनाइट वर्ब जो होगा वो क्या करेगा, उसका जो सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, तो क्या करेगा, अगर उसका नंबर चेंज होगा तो वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा, या फिर अगर उसका पर्सन चेंज होगा, थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में जाएगा, तो वो वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा। या फिर जब आप टेंस में चेंज करोगे, आप प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे, तो भी वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा। यानी कि फाइनाइट वर्ब जो है ना, उसका यूज लिमिटेड है, वो अपने सब्जेक्ट से लिमिट होता है, मतलब उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिमिट करता है। सब्जेक्ट कहता है उसको कि भाई देख, अगर मैं अपने नंबर को चेंज करूं तो तू अपनी फॉर्म को चेंज कर, अगर मैं अपने पर्सन को चेंज करूं तो भी तू अपनी फॉर्म को चेंज कर, या फिर अगर पूरे टेंस को चेंज कर दिया जाए तो भी तू अपनी फॉर्म को चेंज कर। यानी कि वो बेचारा क्या है, लिमिटेड है, उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चलना पड़ता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला है देखो नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अच्छा ये नॉन फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट का मतलब नॉट लिमिटेड, मतलब इसका जो यूज है वो लिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, ये अपनी मर्जी से जीता है, ठीक है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। डेफिनेशन देखो, अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। एक नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ये सीधा सीधा कहता है अपने सब्जेक्ट को कि भाई चाहे तू अपना नंबर चेंज कर ले, चाहे तू अपना पर्सन चेंज कर ले, और चाहे तू पूरा टेंस ही चेंज कर दे, मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा, मैं अपने आप को कतई नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो यानी कि उसका जो यूज है वो लिमिटेड नहीं है ना, वो बिल्कुल खुले रूप से स्वतंत्र है वो, ठीक है, बिल्कुल कोई लिमिटेशंस कोई रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आई होप दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब देखो नॉन, अभी मैंने बताया फाइनाइट दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब जो है वो भी दो प्रकार के हैं, एक अभी मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा आगे में, और एक होता है इंट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऐसे ही जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये अपने आप में तीन, आप इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है जेरेंड, एक होता है पार्टिसिपल और एक होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। अब ये जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप ये देखो कि देखो नॉन फाइनाइट को तीन कैटेगरी में बांटा मैंने, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। अब जो पार्टिसिपल है इसको भी मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं अपने आप में। एक हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, और एक हो जाएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब मैं बात करूं इन्फिनेटिव की, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहां पर क्योंकि मेरी फोटो आ रही होगी, मैं यहां पर ऊपर लिख के समझाता हूं। देखो इन्फिनेटिव को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, दो टाइप के इन्फिनेटिव होते हैं। एक को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव विद टू, जिसमें टू आता है, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि जिसमें टू नहीं आता। अच्छा जिसमें टू नहीं आता, ऐसे इन्फिनेटिव को हम एक और नाम से जानते हैं, आप कई बार देखोगे कई जगह पर, उसको हम बोलते हैं बेर इन्फिनेटिव। कई बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा ये बेर इन्फिनेटिव, ध्यान रखना, BARE, बेर इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू, एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया कि नॉन फाइनाइट 3 टाइप के होते हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और उसके बाद इन्फिनेटिव 2 टाइप का होता है, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू, एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। आगे बढ़े, अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि व्हाट इज जेरेंड, व्हाट इज पार्टिसिपल एंड व्हाट इज इन्फिनेटिव। ठीक है, आप चीजों को नोट करते हुए चलो, तरीके से बैठो और अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, सेशन आपको समझ में आएगा। अब पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं फाइनाइट के और नॉन फाइनाइट के। ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आपने पढ़ा कि फाइनाइट का मतलब क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या समझे, कि अपने सब्जेक्ट के नंबर, अपने सब्जेक्ट के पर्सन या फिर अपने सब्जेक्ट के टेंस के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेता है। लेकिन नॉन फाइनाइट क्या करता है, अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करता। चाहे आप सब्जेक्ट के नंबर को बदल दो, चाहे पर्सन को बदल दो, चाहे आप पूरे टेंस को बदल दो, वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो जरा। देखो, आई लिव इन पटना, ये एक एग्जाम्पल है, मैं पटना में रहता हूं। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, तो आप कहोगे सर मेन वर्ब ये है लिव। लिव मतलब रहना। चलो ठीक है, अब मान लो ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने नहीं लिखे हुए, मैंने सीधा आपको एक एग्जाम्पल दिया, यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा भाई आई लिव इन पटना। मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इसमें जो ये वर्ब है आपका लिव, ये बताओ फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। आप कैसे पता करोगे, आप ऐसे पता करोगे कि भाई देखो, अगर मैं इस सब्जेक्ट के पर्सन को, मैंने 3 चीजें बताई, सब्जेक्ट का पर्सन, सब्जेक्ट का नंबर और पूरा का पूरा टेंस, अगर मैं इन तीनों को चेंज करता हूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर इस पे फर्क पड़ गया, यानी कि अगर ये चेंज हो गया तो फाइनाइट कहलाएगा, और अगर ये चेंज नहीं हुआ तो नॉन फाइनाइट कहलाएगा। चलो, ये सब्जेक्ट आपका आई है, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे कहता हूं सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दो, आई की जगह पर आप रख दो ही। आपको पता है ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब आप अच्छे से जानते हो कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा आई लिव इन पटना, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल है। सिंपल प्रेजेंट जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हो ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो क्या होता है, पहले आपने पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अभी जो एस है, इसको आप वर्ब में कब ऐड करते हो, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर आप एक सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज कर रहे हो, तो आपके वर्ब में क्या होगा, एस ऐड हो जाता है। अब एस कब ऐड होता है, कब ऐड होता है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, एस ऐड होता है जब आपके वर्ब के एंड में एस, एच, ओ या एक्स आ जाए, तो आप एस ऐड कर देते हो, अदरवाइज आप एस ऐड कर देते हो। ठीक है, चलो अब देखो, मैं कहता हूं कि भाई मैंने क्या कर दिया, इस फर्स्ट पर्सन को मैंने थर्ड पर्सन में चेंज किया, तो जैसे ही फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन हुआ, अब आप यहां पर लिव थोड़ी लिखोगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। तो जैसी सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, तो मैंने क्या बताया, वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा, यानी कि इस लिव में क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ही लिव्स, आई था तो लिव था, लेकिन जब ही है तो लिव्स हो गया, तो ही लिव्स इन पटना, ही लिव्स इन पटना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने पर्सन को चेंज किया, फर्स्ट पर्सन से मैं थर्ड पर्सन पे आया, इसने क्या कर लिया, अपनी फॉर्म को बदल लिया। इसका मतलब क्या समझे, कि ये जो लिव था ना भैया, ये फाइनाइट था। समझ गए क्यों फाइनाइट था। अच्छा, यहां पर जो लिव्स है ये भी फाइनाइट है, क्योंकि वापस से जब मैं ही को आई में चेंज करूंगा तो वापस से जो लिव्स है वापस से लिव बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि अगर वर्ब अपनी फॉर्म को लगातार चेंज कर सके तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। अब चलो, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर एक काम करते हैं ना, पर्सन सेम रखते हैं। ठीक है, जैसे आई था ना तो आई को आई रखते हैं, सब्जेक्ट में चेंज नहीं करते, टेंस में चेंज करते हैं, तो क्या सर चेंज आएगा उस वर्ब में, आपने तो फाइनाइट बोल दिया। देखो दोबारा लिखते हैं, आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना, ये लिख दिया मैंने। आपको पता है सिंपल प्रेजेंट है ये। मैं आपसे कहता हूं कि आई को आई रहने दो, लेकिन इस सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट बना दो, टेंस में चेंज कर दो। और सिंपल पास्ट का रूल आप अच्छे से जानते हो, देखो ऊपर लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे ही आप इस वाले रूल को फॉलो करोगे तो सब्जेक्ट तो आपका आई हो गया, अब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो आपका लिव है ये क्या बन जाएगा, लिव्ड। आई लिव्ड इन पटना, आई लिव्ड इन पटना। तो देखो इसने अपने आप को चेंज कर लिया, जैसे ही मैंने टेंस में चेंज किया, मेन वर्ब ने अपने आप को चेंज कर लिया, तो यहां पर क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आप कैसे पता करोगे कि कोई वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। ठीक है, आप उसके सब्जेक्ट के पर्सन में चेंज कर दो, नंबर में चेंज कर दो या टेंस में चेंज कर दो, और देखो मेन वर्ब चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो जैसे देखो आई का मैंने ही कर दिया तो ही लिव्स इन पटना, लिव का लिव्स बन गया। अब मैंने कहा कि भाई आई का आई रखा, लेकिन मैंने टेंस में चेंज कर दिया, सिंपल प्रेजेंट को मैंने बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। उसमें क्या आता है, हैज के साथ बीन, V1 और आईएनजी आता है ना, यानी कि जैसे मैंने टेंस में चेंज किया वैसे ही वर्ब में क्या जुड़ गया, आईएनजी, यानी कि वर्ब ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। तो इसलिए मैंने कहा था कि क्या ये फाइनाइट है, क्योंकि जितनी बार आप टेंस में चेंज करते जाओगे उतनी बार जो लिव है वो अपने आप को चेंज करता जाएगा, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट चेंज करते जाओगे लिव अपने आप को चेंज करता जाएगा।
तो फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आ गया वो, ठीक है। अभी देखो कुछ एग्जांपल है नॉन फाइनाइट के, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। यहां लिखा मैंने आई लव प्लेइंग चेस, आई लव प्लेइंग चेस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसमें दो वर्ब्स हैं, देखो लव एक वर्ब है और प्ले भी एक वर्ब है, वर्ब में आईएनजी, लेकिन है तो वर्ब ही ना, इसमें दो वर्ब्स हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं इन दोनों में से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट है, तो आप कैसे बताओगे? सिंपल सिंपल तरीका, मैं आपसे वही कहता हूं कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हो तो देखो किस पे चेंज आ रहा है, किस में चेंज नहीं आ रहा। मैं आपसे कहता हूं आई की जगह पर ही कर दो, तो यानी कि सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना लव, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब मैंने भी आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट होता है। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे ही आपने सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन सिंगुलर किया वैसे ही वर्ब में क्या लग जाता है, एसईएस। तो आपने क्या देखा कि इसको चेंज करने पे ये जो लव है वो चेंज हो जा रहा है, आई को मैंने ही में चेंज किया तो लव का लव्स बन गया, आई लव ही लव्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एसईएस लग जाता है, ठीक है। आई लव प्लेइंग चेस, ही लव्स प्लेइंग चेस, उसे चेस खेलना पसंद है। क्या इस प्लेइंग में कोई फर्क पड़ा? जब आपने सब्जेक्ट को चेंज किया तो लव में तो चेंज आ गया, लेकिन क्या इस प्लेइंग में कोई फर्क पड़ा? आई लव प्लेइंग चेस, ही लव्स प्लेइंग चेस, प्लेइंग में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। चलो टेंस में चेंज कर लो, ठीक है। मुझे चेस खेलना पसंद था या मैं चेस खेलना पसंद करता था, तो यानी कि सिंपल पास्ट में बनाते हैं, तो आई का तो आई रहने दो, और सिंपल पास्ट में क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म बन जाती है, यानी कि वर्ब ने देखो अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। तो लव तो अपने आप को चेंज करेगा हमेशा, मैंने क्या बताया, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में चेंज करते जाओगे या टेंस में चेंज करते जाओगे ये अपने आप को चेंज करता जाएगा। तो आपको ये तो पता लग गया कि भाई ये तो फाइनाइट है, निश्चित रूप से फाइनाइट है, क्योंकि ये अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पर लव का लव्ड बन गया, लेकिन क्या इसमें कोई चेंज आएगा? आई लव्ड प्लेइंग चेस, प्लेइंग का तो प्लेइंग ही है। यानी कि आपने क्या देखा कि चाहे आप सब्जेक्ट को चेंज कर दो, चाहे आप टेंस को चेंज कर दो, ये प्लेइंग चेंज नहीं हुआ, ये जो प्लेइंग है वो चेंज नहीं हुआ। तो ये वर्ब है, और कौन सा वर्ब है भैया? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि ये नॉन फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि अपनी फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज ये नहीं करता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, तो आपको पता लग गया इसमें जो भी मैंने देखो हाईलाइट कर रखा है ये कलर में, वो सारे के सारे क्या है, नॉन फाइनाइट है, और जो वर्ब मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा वो सब क्या है, फाइनाइट है। और आपको समझ में आ गया क्यों है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे लव तो चेंज हो जाएगा, देखो आई का शी किया मैंने तो लव का लव्स बन गया, ठीक है। लेकिन प्लेइंग का प्लेइंग है, देखो आई लव प्लेइंग चेस, शी लव्स प्लेइंग चेस, ही लव्ड प्लेइंग चेस। यहां पर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया तो वर्ब चेंज हो गया, यहां पर मैंने क्या किया, टेंस चेंज किया तो लव का लव्ड बन गया, यानी कि इसमें तो लगातार चेंज हो रहा है, तो ये तो फाइनाइट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखो हमेशा एक जैसा है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसमें आई है तो भी प्लेइंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी है तो भी प्लेइंग, पास्ट इंडेफिनिट में ही है तो भी प्लेइंग, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है वो क्या है, नॉन फाइनाइट है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना, अभी आगे मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, और क्लास के एंड में मैं इस वाले पेज पे दोबारा आऊंगा, और यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपसे पूछने वाला हूँ, तो आप बताना क्या है, मतलब कि आप उसका आंसर देना मुझे। अगला देखो, अच्छा ये तीनों एक ही एग्जांपल्स के वो हैं। आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर, आई वांट, देखो ये जो वांट है आपको पता है अपने आप को चेंज कर सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप इस आई को यानी कि फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में लेके जाओगे, वर्ब में एसईएस जुड़ जाएगा, बताया ना मैंने, प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब में एसईएस जुड़ जाता है, कब? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो जैसे ही आपने आई का ही किया, वांट का वांट्स बन गया, यानी कि ये तो फाइनाइट है, यानी कि इसमें चेंज आएगा। टेंस में चेंज करोगे, आई अगर पास्ट डेफिनेट में करोगे तो आई वांट का क्या बन जाएगा, आई वांटेड, देखो वांट ने दोबारा अपने आप को चेंज कर लिया, तो ये तो फाइनाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर, अगर आई का ही कर दिया मैंने, ही वांट्स टू टॉक टू योर मैनेजर, क्या इसमें कोई चेंज आया? आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर, टेंस में चेंज कर दो, आई वांटेड टू टॉक टू योर, ये तो टू टॉक ही रहा ना, यानी कि टू टॉक में कोई फर्क नहीं आया, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसमें कोई फर्क आया ही नहीं, चाहे आप सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज कर दो, चाहे आप सब्जेक्ट के नंबर को चेंज कर दो, चाहे आप पूरे टेंस को चेंज कर दो, इसमें तो कोई फर्क आया नहीं देखो टू टॉक में। यानी कि ये जो वर्ब है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट, क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट, ठीक है। अगला, लेट मी टॉक टू हिम, देखो लेट मी टॉक टू हिम, यहां पर मी है और यहां पर हर है, यानी कि यहां पर फर्स्ट पर्सन है और यहां पर थर्ड पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या टॉक में कोई फर्क आया? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, आपको पता है देखो यहां पर फर्स्ट था, यहां पर थर्ड था, तो वॉन्ट चेंज हो गया था, लेकिन यहां पर देखो फर्स्ट है, यहां पर थर्ड है, लेकिन इसमें कोई चेंज आया ही नहीं। तो चेंज ना आने का मतलब है कि ये टॉक भी क्या है, नॉन फाइनाइट है, ठीक है। लेट मी टॉक टू हिम, यहां पर चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि लेट के बाद हमेशा 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 क्या लगाते हैं, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ध्यान रखना। तो चाहे आप मी लगा लो, हर लगा लो, या फिर हिम लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेट के बाद तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो टॉक यहां पर क्या है, टॉक यहां पर क्या है, नॉन फाइनाइट है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने भी आपको बताया था ना कि नॉन फाइनाइट जो है तीन टाइप का होता है। एक होता है जेरेंड, एक होता है पार्टिसिपल, और एक होता है आपका क्या था, पार्टिसिपल था, और एक क्या था, दिमाग से निकल गया, हाँ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव ये रहा। एक होता है जेरेंड, एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जेरेंड। जेरेंड क्या है, ध्यान से समझना। देखो सिंपल सी भाषा में समझोगे अगर आपकी व्हाट इज जेरेंड, तो जेरेंड जो होता है ना, एक ऐसा नाउन होता है जिसके लास्ट में आई एन जी आता है, ठीक है, आई एन जी आता है, लेकिन साथ में उस आई एन जी से पहले, उस आई एन जी से पहले एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी कि इससे भी सिंपल अगर मैं करूं, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये दोनों मिलकर अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के काम करने का मतलब है कि वो दोनों केसेस में वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ध्यान से समझो, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक है, और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेंटेंस में किसी काम को नहीं दिखा रहे। अब आपको कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जब वर्ब है तो काम को तो दिखाएगा दिखाएगा, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेंटेंस में आएगा तो जरूरी नहीं कि वो किसी न किसी के काम को दिखाएगा। कभी कभी क्या होता है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, और कभी कभी क्या होता है, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, किसी के काम को नहीं दिखाता। या तो सब्जेक्ट बन जाएगा या तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब चाहे वो सब्जेक्ट बने चाहे वो ऑब्जेक्ट बने, दोनों ही केसेस में उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में समझोगे, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेंटेंस में नाउन का काम करे, सिंपल भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अगर सेंटेंस में एक नाउन का काम करे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जेरेंड। समझ में आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जब एक नाउन का काम करे। कैसे पता चलेगा नाउन है कि नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ही केसेस में वो नाउन बन जाएगा, क्योंकि नाउन एक सब्जेक्ट भी होता है और नाउन एक ऑब्जेक्ट भी होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, मैं आपको बोलूं कि ही इज स्मोकिंग। अब आप मुझे बताओ, यहां पर जो स्मोकिंग है यानी कि स्मोक प्लस यानी कि वी वन प्लस आई है ना, स्मोक प्लस आई, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वी वन और आई है, क्या ये वी वन आई किसी के एक्शन को बता रहा है, या ये सेंटेंस के अंदर एक नाउन का काम कर रहा है। नाउन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। आप बताओ सोच के कि ये किसी के एक्शन को बता रहा है या खुद एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। तो आप कहोगे सर ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है एक्शन को बता रहा है। किसके एक्शन को बता रहा है, ही के एक्शन को। ही इज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहा है, यानी कि स्मोक जो है वो ही के काम को बता रहा है, यानी कि ही के एक्शन को बता रहा है। तो यहां पर जो स्मोकिंग है ये जेरेंड नहीं है, ये एक वर्ब का काम कर रहा है। वी वन प्लस आई तो है, लेकिन ये वर्ब का काम कर रहा है। तो इस वाले वी वन आई को आप क्या बोलोगे, जेरेंड नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान रखना, अभी आगे आएगा ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल में पढ़ाऊंगा क्या होता है। समझ में आया। तो जब आपका वी वन और आई एक नाउन का काम करेगा, तो आप उसे क्या बोलोगे, जेरेंड। लेकिन अगर वी वन और आई एक वर्ब का काम करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, उसे हम जेरेंड नहीं कहते, ठीक है। तो अब यहां पर जरा अब इस वाले एग्जांपल को देखो, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है ना हेल्थ के लिए इंजीरियस है। यहां पर जो स्मोकिंग था वो ही के काम को बता रहा था, करेक्ट, आपने खुद ही बताया। यहां पर जो स्मोकिंग है, जरा मुझे जल्दी से बता दो किसके काम को बता रहा है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्या यहां पर मैंने किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र किया, क्या मैंने ये बताया कि ही इज स्मोकिंग या शी इज स्मोकिंग या आई एम स्मोकिंग, क्या यहां पर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके काम को मैं बता रहा हूं कि वो स्मोक कर रहा है या कर रही है या कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर नहीं है, क्यों नहीं है, पता है, क्योंकि जो स्मोकिंग है ना ये सेंटेंस में खुद ही एक सब्जेक्ट है। स्मोकिंग इज, स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या है, हेल्थ के लिए इंजीरियस, यानी कि मैं बात तो स्मोकिंग की ही कर रहा हूं ना सेंटेंस में। मैं यहां पर किसी को स्मोक करता हुआ नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं स्मोकिंग की ही बात कर रहा हूं कि स्मोकिंग क्या हेल्थ के लिए हानिकारक है, इंजीरियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्मोकिंग है, यानी कि जो वी वन प्लस आई है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था जब वी वन और आई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए, तो सीधा सीधा समझ जाओ कि वो क्या है, नाउन है। और नाउन होने का मतलब सीधा सीधा समझ जाओ कि वो क्या है, जेरेंड है। खत्म। आया समझ में, कि अगर वी वन आई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे,
तो वो नाउन है, और नाउन का मतलब जेरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है जो स्मोकिंग है ये एक जेरेंड है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ये नाउन है। यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो एक नाउन है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट है। आगे देखो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अगर मैं ऐसे बोलता आई एम वॉकिंग, तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि वॉकिंग मेरे काम को दिखा रहा है, मेरे एक्शन को दिखा रहा है। तो वहां पर जो वॉकिंग है यानी कि V1 प्लस ING, वो जेरेंड नहीं है, क्योंकि वो एक्शन को बता रहा है, वो नाउन तो नहीं है ना, वो एक्शन को बता रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, जेरेंड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बोला वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर मैं किसी के काम को थोड़ी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि वॉकिंग जो है हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर वॉकिंग में किसी के काम को नहीं दिखा रहा, बल्कि वॉकिंग को ही मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ कि वॉकिंग की ही बात की जा रही है, किसी को वॉक करते हुए नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं वॉकिंग की ही बात कर रहा हूँ कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कि वॉकिंग जो है हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। तो वॉकिंग अपने आप में सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया ना अभी कि जब V1 और ING सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसका मतलब वो क्या कहलाता है, नाउन। और नाउन जैसे ही वो बन गया तो सीधा सीधा उसको क्या बोलोगे आप, जेरेंड बोलोगे। तो यहाँ पर जो वॉकिंग है वो भी क्या है, जेरेंड है। आई लव वॉचिंग मार्वल्स मूवीज, कि मुझे मार्वल की मूवीज देखना बहुत पसंद है। देखो आई लव वॉचिंग, मुझे पसंद है, तो ये जो लव है ना, ये मेन वर्ब है किसका, आई का। आई के स्टेट को दिखा रहा है, एक्शन को तो नहीं दिखा रहा, लेकिन स्टेट को तो दिखा ही रहा है ना। मैंने बताया था अभी पीछे कि मेन वर्ब एक्शन को भी दिखाता है, स्टेट को भी दिखाता है, ठीक है। तो आई लव यानी कि जो लव है वो मेरा वर्ब है, लेकिन ये जो वॉचिंग है ये मेरा वर्ब तो नहीं है। भाई अगर वॉचिंग को मैं अपना वर्ब मानता तो इसकी हिंदी क्या बनती, मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं देख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे देखना पसंद है। यानी कि काम तो मुझे पसंद होने का है ना, काम मेरा देखने का नहीं है, मैं भी देख नहीं रहा हूं, बल्कि मुझे देखना पसंद है, काम मेरा पसंद करने का है। तो यानी कि ये जो है ना, ये सेंटेंस में किसी के एक्शन को नहीं बता रहा, किसी के एक्शन को नहीं बता रहा, बल्कि सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मुझे पसंद है, क्या पसंद है, वॉचिंग। यानी कि ये जो है इस वाले वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, लव का ऑब्जेक्ट है। इस लव का सब्जेक्ट कौन है, इस लव का सब्जेक्ट है आपका आई, और इस लव का ऑब्जेक्ट कौन है, आपका वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने भी क्या बताया था कि जब V1 और ING सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, आई लव, मुझे पसंद है, क्या, वॉचिंग। तो वॉचिंग क्या है, लव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब आपका V1 और ING एक ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसमें क्या बोलते हैं, नाउन। यानी कि यहाँ पर जो वॉचिंग है एक नाउन है, और नाउन बनने का मतलब वो क्या है, जेरेंड है, ठीक है। समय लगा समझाने में, लेकिन आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा कि जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फर्क है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया मैंने अभी आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया ना कि ये भी सेम जेरेंड की तरह ही होता है देखने में, V1 और ING, लेकिन फर्क होता है। V1 ING अगर नाउन है तो वो जेरेंड है, अगर V1 ING वर्ब है यानी कि एक्शन को बता रहा है, या फिर इसके अलावा एक और इसका काम होता है, एडजेक्टिव का काम करे। किसका काम करे, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव जानते हो ना क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी फ्लाइंग जट, फ्लाइंग जट आपने मूवी देखी होगी, तो वहां पर आपने नोटिस किया फ्लाइंग, फ्लाई प्लस ING है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, फ्लाइंग जट। तो वहां पर क्या, मैं जट के काम को दिखा रहा हूं, क्या मैंने ये बोला कि अ जट इज फ्लाइंग। अगर मान लो मैं ऐसा बोलता अ जट इज फ्लाइंग अ काइट, तो वहां पर जो फ्लाइंग है वो जट के काम को दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने बोला फ्लाइंग जट, तो यहाँ पर फ्लाइंग किसी के काम को नहीं दिखा रहा। सोचा आपने, फ्लाइंग जट, यहाँ पर फ्लाई किसी के काम, फ्लाइंग किसी के काम को नहीं दिखा रहा। अगर मैं बोलूं आई एम फ्लाइंग अ काइट, तो यहाँ पर फ्लाइंग मेरे काम को दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बोल दिया आई एम फ्लाइंग। तो यहाँ पर फ्लाइंग मेरा एक्शन को दिखा रहा है, यानी कि वो क्या है, वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब V1 और ING वर्ब का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अगर मैंने बोला आई एम फ्लाइंग अ काइट, बोला ना मैंने, तो यहाँ पर फ्लाइंग मेरा क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो यहाँ पर जो फ्लाइंग है वो बर्ड्स के काम को दिखा रहा है, क्योंकि बर्ड्स एक सब्जेक्ट है, और बर्ड्स के काम को दिखा रहा है फ्लाइंग। तो यहाँ पर भी जो फ्लाइंग है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन जब मैंने बोला फ्लाइंग जट, ठीक है, फ्लाइंग जट, तो यहाँ पर फ्लाइंग किसी के काम को नहीं दिखा रहा। मैंने किसी को काम करते हुए, किसी को उड़ते हुए इसमें नहीं दिखाया कि जट फ्लाई कर रहा है। मैंने बोला फ्लाइंग जट, एक जट है जो कि फ्लाइंग है, फ्लाइंग मतलब उड़ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उड़ रहा है या उड़ता है या उड़ता था, फ्लाइंग जट है, मतलब जट की विशेषता क्या है कि वो फ्लाइंग है भैया। यानी कि जो फ्लाइंग है वो क्या कर रहा है, जट की विशेषता बता रहा है। जट एक नाउन है, तो जो वर्ड किसी नाउन की विशेषता को बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जो फ्लाइंग है वो आपका एडजेक्टिव है, यानी कि V1 प्लस ING तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक्शन को नहीं दिखा रहा। V1 प्लस ING एक्शन को नहीं दिखा रहा, बल्कि क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, V1 प्लस ING चाहे वर्ब का काम करे चाहे एडजेक्टिव का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मिल्खा सिंह जी थे, आपको पता उनको क्या बोलते थे लोग, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख। तो यहाँ पर क्या मिल्खा सिंह जी के काम को बता रहा हूं मैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि मिल्खा सिंह जी इज कॉल्ड फ्लाइंग सिख, तो क्या यहाँ पर फ्लाइंग में मिल्खा सिंह जी के काम को बता रहा हूं, नहीं। यहाँ पर जो सिख है, मिल्खा सिंह जी एक सिख थे, ठीक है। तो फ्लाइंग जो है वो क्या कर रहा है, सिख की विशेषता बता रहा है।
यानी कि सिख एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि भाई फ्लाइंग सिख, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज दौड़ते थे वो, तो ऐसा लगता था मानो उड़ रहे हैं वो, है ना, पक्षी की तरह, या फिर ऐसा लगता था मानो पंख बन गए हो जिनके अंदर मतलब फुर्ती आ जाती थी। तो फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग क्या कर रहा है, सिख की विशेषता, तो फ्लाइंग क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब V1 और आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब पार्टिसिपल की बारी आई। नॉन फाइनाइट को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी क्या थी, जेरेंट, जो मैंने आपको समझा दिया ऊपर। दूसरी कैटेगरी क्या है, पार्टिसिपल। अच्छा, आपको पता है पार्टिसिपल को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको पीछे। पार्टिसिपल जो होता है, यहां पर लिख देता हूं दोबारा, पार्टिसिपल जो होता है इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है भाई। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्लास समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक करो और कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तुम लोगों की बहुत बड़ी कमी है ये, मोटिवेट नहीं करते हो मुझे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो भाई, तो पहले मैंने आपको ये तो समझा ही दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 और आईएनजी होता है ये भी। लेकिन जेरेंट से अलग होता है, क्यों, क्योंकि ये V1 आईएनजी एक वर्ब का भी काम करता है और एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। तो देखो वही है प्रेजेंट पार्टिसिपल, द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जिसको आप एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे आर स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, तो देखो V1 प्लस आईएनजी है, और क्या कर रहा है, ये दे के एक्शन को बता रहा है। यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, सीधा सीधा दे के काम को बता रहा है, लेकिन वर्ब तो है ना, तो आप इसे क्या बोलोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एक्शन को बता रहा है, नाउन तो नहीं है। नाउन होता तो जेरेंट बन जाता, लेकिन यहाँ पर तो एक्शन को बता रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। श्री मिल्खा सिंह इज कॉल्ड फ्लाइंग सिख, यहाँ पर जो फ्लाइंग है, मैंने अभी आपको समझाया था कि मिल्खा सिंह जी के काम को नहीं दिखा रहा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनको फ्लाइंग सिख कहा जाता। तो जो फ्लाइंग है ना, ये सिख की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लाइंग है, यानी कि जो V1 ING है, वो क्या कर रहा है, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये एक्शन को बता रहा है और ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो दोनों ही केसेस के अंदर क्या कहलाता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आया। अगला है देखो पास्ट पार्टिसिपल। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में बस इतना फर्क है कि इसमें V1 ING आता है और इसमें V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही फर्क है, बाकी कॉमन है दोनों। कॉमन क्या, कि जैसे ये एक वर्ब का भी काम करता है, ऐसे ये भी एक वर्ब का काम करता है। जैसे ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, ऐसे ये भी एक एडजेक्टिव का काम करता है। सिंपल, समझ गए। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब का तो काम करे ही करे, लेकिन साथ में एक एडजेक्टिव का भी काम करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एक वर्ब का भी काम करे और एक एडजेक्टिव का भी काम करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देखो यहां पर लिखा है द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब की फॉर्म टिपिकली एंडिंग इन ईडी, और अक्सर देखा गया कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो खत्म किस पे होता है, ईडी पे खत्म होता है। कई बार ईएन पे भी खत्म होता है, कई बार बिल्कुल अलग तरीके से बनता है, कई बार सेम भी थर्ड फॉर्म होती है, जैसे रन रन, जैसे रन रैन रन, तो देखो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, कट 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 तीनों फॉर्म सेम है। लेकिन मोस्टली जो होती है ना, वो सारी की सारी ईडी पे खत्म होती है, इसलिए मैंने लिख दिया टिपिकली एंडिंग इन ईडी। विच इज यूज विच इज यूज्ड इन फॉर्मिंग परफेक्ट एंड पैसिव टेंस, और आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहां कहां पर लगाते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और इसके अलावा जब आपको पैसिव बनाना होता है, पैसिव, आपको पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप कोई सा भी पैसिव बना लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या कॉन्टिन्यूअस का या पास्ट का, परफेक्ट फ्यूचर का, किसी का भी पैसिव आप बना लो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एंड समटाइम्स एज एन एडजेक्टिव। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का भी काम करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। बहुत सिंपल है, देखो इन दोनों में फर्क क्या है, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में, यहाँ पर V1 और ING आता है और यहाँ पर V3 आता है, काम दोनों सेम ही करती है। ये वर्ब और एडजेक्टिव भी है, ऐसे ये भी वर्ब और एडजेक्टिव भी है। एग्जाम्पल देखो, निखिल हैज ब्रोकन द चेयर, निखिल ने कुर्सी तोड़ दी है। आपको पता है जो ब्रोकन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भैया तुम आंख बंद करके कह दो कि हाँ पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में तुम मुझे बताओ कि ये एक्शन को बता रहा है या एडजेक्टिव है, ये तुमसे मैं जानना चाहता हूँ, इससे तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। थर्ड फॉर्म है मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, नो डाउट, इसमें कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये एक्शन को बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। आपकी सोचने की क्षमता कैसी मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। देखो निखिल हैज ब्रोकन द चेयर, यहां पर आप अच्छे जानते हो कि निखिल के काम को बताया जा रहा है कि निखिल ने कुर्सी तोड़ दी है, यानी कि जो ब्रोकन है वो सीधा सीधा क्या कर रहा है, निखिल के एक्शन को बता रहा है कि निखिल ने कुर्सी तोड़ दी है, यानी कि तोड़ने का काम किसने किया, निखिल ने।
तो यानी कि जो ब्रोकन है वो एक्शन को बता रहा है, किसके एक्शन को, निखिल के एक्शन को। अगला, निखिल सेट, निखिल बैठ गया ऑन अ ब्रोकन चेयर। अब यहां पर बताओ जो ब्रोकन है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन आप मुझे, पास्ट पार्टिसिपल तो है, लेकिन आप मुझे बताओ ये एक्शन को दिखा रहा है या एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जल्दी से बताओ। तो आपका आंसर होगा कि सर ये एडजेक्टिव है। निखिल सेट, निखिल बैठ गया, ये जो बैठना है ये निखिल के काम को बता रहा है, ये एक्शन को बता रहा है कि निखिल बैठ गया, ये निखिल का एक्शन है कि निखिल क्या किया, बैठ गया। ऑन, किस पर बैठा, ऑन अ ब्रोकन चेयर। यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि निखिल ने चेयर तोड़ी है, निखिल बैठा, किस पर बैठा, एक ब्रोकन चेयर पे, टूटी हुई चेयर पे। यानी कि जो ब्रोकन है वो निखिल के काम को नहीं बता रहा, बल्कि इस चेयर की विशेषता बता रहा भाई, कि चेयर है, कैसी चेयर है, ब्रोकन है यानी कि टूटी हुई। तो जो टूटी हुई है वो इस कुर्सी की विशेषता बता रहा है। कुर्सी आपको पता है, चेयर आपको पता है कि नाउन है, और जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक सेंटेंस में जो ब्रोकन है वो मेन एक्शन को दिखा रहा है, और एक सेंटेंस में जो ब्रोकन है वो आपके एडजेक्टिव को दिखा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, आई एम वेरी टायर्ड, वो आपकी थर्ड फॉर्म है, लेकिन क्या मेरे काम को दिखा रहा है ये। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो यहाँ पर टायर्ड मेरे काम को नहीं दिखा रहा, मैं किसी को थका नहीं रहा, या मैं थक नहीं रहा, मैं थका हुआ हूँ। तो यानी कि जो टायर्ड है वो क्या कर रहा है, आई की विशेषता बता रहा है, यानी कि प्रोनाउन की विशेषता। तो ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और नो डाउट पास्ट पार्टिसिपल तो है, क्योंकि वो आपकी थर्ड फॉर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। एक नोटिफिकेशन आया CHSL 2022 की टेंटेटिव वैकेंसी को लेकर, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है, एक बार देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। सीजल 2022 का जो टेंटेटिव वैकेंसी है, टोटल टोटल है 4522। अच्छा, अभी तक 1600 बताई जा रही थी ना शायद, अब 4522 के लगभग जो है बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी एक बार आप भी देखना, मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा, आप इसको देख लें। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, इंग्लिश बाय रोशन, ठीक है। तो वहां पर मैं इसको डाल दे रहा हूँ PDF को, आप वहां से इसको एक बार देख लेना। डन, चलो। देखो, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर जो ब्रोकन है वो चेयर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। आई वॉन्ट द रिवाइज्ड एडिशन, ये जो वॉन्ट है ये क्या कर रहा है, मेरे काम को दिखा रहा है, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। हालांकि डायरेक्ट एक्शन को नहीं दिखा रहा, मेरी दशा को दिखा रहा है कि मुझे चाहिए, लेकिन है तो वर्ब ही ना, किसका वर्ब है, आई का वर्ब है। आई वॉन्ट द रिवाइज्ड एडिशन, ये रिवाइज की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल तो है नो डाउट, लेकिन उसके अंदर ये एक्शन है या एडजेक्टिव है, ये आपको डिसाइड करना। तो आपको अगर सर सिंपल पता लग रहा है तो एडजेक्टिव है, क्योंकि एडिशन अपने आप में एक नाउन है, एडिशन मतलब संस्करण, और ये जो रिवाइज है वो एडिशन की विशेषता बता रहा है। भाई मैंने किसी चीज को रिवाइज थोड़ी किया है सेंटेंस के अंदर, रिवाइज मेरा काम थोड़ी है, मैं तो बोल रहा हूं मुझे चाहिए, क्या चाहिए, रिवाइज एडिशन, एडिशन चाहिए, कैसा एडिशन, जो रिवाइज हो। तो रिवाइज क्या कर रहा है, एडिशन की विशेषता बता रहा है, तो यानी कि जो रिवाइज है वो अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है अगर हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एक साथ दिखाई दे जाए, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है वो क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज शोज शोज दैट द एक्शन दे डिस्क्राइब, मतलब जब भी आप इसको यूज करोगे ना तो वहां पर सेंटेंस में आपको दो क्लॉज मिलेंगे। एक क्लॉज वो होगा जहां पर ये हैविंग प्लस V3 यूज हो रखा होगा, हैविंग प्लस V3, और दूसरा क्लॉज वो होगा जहां पर एक दूसरा वर्ब होगा, ठीक है। एक वर्ब तो यहां पर है, यहां पर एक दूसरा वर्ब होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो वर्ब है, यानी कि ये वाला जो काम है ना, ये इस वाले काम से पहले होगा। समझो ध्यान से, जिस क्लॉज के अंदर ये आ रहा है हैविंग प्लस V3, उसमें जो काम है वो काम इस वाले क्लॉज के काम से हमेशा पहले होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, हैविंग स्लेप्ट, देखो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एक काम ये रहा इस क्लॉज में, फॉर 3 आवर्स शी गॉट डाउन टू वर्क, और दूसरा काम ये रहा गॉट डाउन टू वर्क, ठीक है। ये पूरा काम है, शी गॉट डाउन टू वर्क। तो एक काम हो रहा है सोने का, और एक काम हो रहा है, काम में लगने का, काम शुरू करने का। तो आपको पता है कि जहां पर ये आ जाए वो हमेशा पहले होता है काम। हैविंग स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, यानी कि पहले वो 3 घंटे सोई, उसके बाद वो काम करने के लिए बैठ गई या काम करने लगी। तो हैविंग स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे सोने के बाद शी गॉट डाउन टू वर्क। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं जो भी आप आगे पढ़ोगे। अभी तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि वर्ब क्या है ना, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, जर्ंड क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट रूल्स और कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आगे आप पढ़ोगे,
ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल छोटा सा है, कुछ ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके रूल अभी आप आगे पढ़ोगे। ऐसे तो हैविंग रेड द कंप्लीट फाइल, पूरी फाइल पढ़ने के बाद ही गेव इट टू मी, यानी कि एक काम हो रहा है देने का, एक काम हो रहा है पढ़ने का। तो आप बताओ पहले कौन सा हो दोनों में से? तो पहले ये वाला हुआ, जिसके साथ ये आ रहा है ना वो पहले होता है। वही चीज यहां पर लिखी देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल का जो क्लॉज है ना वो दिखाता है दैट द एक्शन दे डिस्क्राइब, कि परफेक्ट, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल का जो क्लॉज है इसमें जो एक्शन है वॉज फिनिश बिफोर, वो पहले हुआ था बिफोर द एक्शन इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का जो एक्शन है ना उस एक्शन से पहले हुआ था ये वाला एक्शन, ये दिखाता है। सिंपल, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब नॉन फाइनाइट का जो तीसरा टाइप है वो क्या है? इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट में एक जेरेंट था, पढ़ लिया आपने। एक था आपका पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल भी आपने पढ़ लिया, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा। और तीसरा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव भी मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू। इन्फिनेटिव विद टू का मतलब होता है, यहां पर लिखता हूं ऊपर, इन्फिनेटिव विद टू का मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव विद टू। ठीक है। और एक होता है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन इसको आप बेयर इन्फिनेटिव तभी कहोगे जब इसको आप एक सेंटेंस में यूज कर रहे हो और अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है ये। ठीक है, अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहा। जैसे मैं बोलूं आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी, अब आपने देखा कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सर ये तो बेयर इन्फिनेटिव है। अरे नहीं भाई, ये पहली बात तो नॉन फाइनाइट ही नहीं है भाई। ये बेयर इन्फिनेटिव तो तब होगा जब ये इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव तो ये तब होगा जब ये नॉन फाइनाइट होगा। ये तो नॉन फाइनाइट ही नहीं है, ये तो फाइनाइट है, यानी कि ये अपने आप को चेंज कर लेगा ना। मैं जैसी आई को ही में चेंज करूंगा भैया क्या हो जाएगा? प्ले का प्लेस हो जाएगा। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं, ये तो फाइनाइट है, ये तो अपने आप को चेंज कर रहा है। अभी पीछे जो मैंने लिखा था लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, ये देखो लेट मी स्पीक, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब तुम जरा इसको चेंज करके दिखाओ तो मैं मान जाऊं। तुम इस मी को चेंज कर लो जिसमें तुम्हें चेंज करना, मी को हिम कर दो लेकिन स्पीक का स्पीक रहेगा। तुम इसको हर कर दो लेकिन स्पीक का स्पीक रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेट के साथ वाली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और भी कई सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो जहां जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और वो अपने आप को चेंज ना करे उसको आप कहते हो बेयर इन्फिनेटिव। आप समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये जो स्पीक है ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये इन्फिनेटिव विद टू और ये इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन कब? जब एक सेंटेंस में हो और आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है, हर बार मत बोल देना V1 को बेयर इन्फिनेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेलो मम्मी, क्लास ले रहा हूँ, क्या हुआ? 5 मिनट में करता हूँ बस कॉल। तो इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस V1, देखो लिखा है अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की एक स्पेशल फॉर्म होती है दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए नाउन। हाँ, इसकी एक खास बात होती है इस वाले की, केवल इस वाले की, टू प्लस V1 की, इन्फिनेटिव है ना ये, कि ये वर्ब का तो काम करता ही करता है। ठीक है, ये एक नाउन का भी काम करता है। नाउन का मतलब सेंटेंस में वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। तो टू प्लस V1 आपका वर्ब भी और आपका नाउन भी है। जैसे देखो आर मैनेजर वांट्स टू मीट यू, आर मैनेजर वांट्स टू मीट यू, ये तो आपको पता है ये फाइनाइट है, क्योंकि देखो इसमें एस लग रहा है, यानी कि इसने अपने आप को चेंज किया है। रियल में ये वांट था, इसने अपने आप को वांट्स कर लिया, मतलब चेंज हुआ है ये, तो ये फाइनाइट है। आर मैनेजर वांट्स टू मीट यू, अब यहाँ पर अगर आप मैनेजर को आई कर दोगे तो आपको पता है वांट्स का वांट हो जाएगा, तो ये तो मैंने आपको पहले बताया फाइनाइट है। लेकिन ये टू मीट चेंज नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। आई वॉन्ट टू मीट यू, तो टू मीट यानी कि टू प्लस V1 आपको पता है नॉन फाइनाइट हो गया क्योंकि चेंज नहीं कर रहा। नॉन फाइनाइट में मैं आपसे पूछूं क्या है, तो आपको कहोगे सर ये क्या है? इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव विद टू। ठीक है, और देखो ये जो इन्फिनेटिव है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया, इन्फिनेटिव एक वर्ब का भी काम करता है और एक नाउन का भी काम करता है, तो दोनों ही है यहाँ पर। असल में समझाता हूँ, अगर आप इसको वर्ब मानोगे जो कि ये है, तो ये टू मीट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा वांट का। आवर मैनेजर वांट्स, हमारे मैनेजर चाहते हैं, तो जो चाहते हैं, जिस चीज को चाहते हैं वही चीज तो ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा सीधा वर्ब से कनेक्टेड होता है। आर मैनेजर वांट्स, हमारे मैनेजर चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टू मीट, मिलना। तो ये जो टू मीट है ये अपने आप में क्या है? इस वांट का ऑब्जेक्ट है। और जब टू प्लस V1 एक ऑब्जेक्ट का काम करे या सब्जेक्ट का काम करे, तो मैंने क्या कहा कि वो क्या बन जाता है? नाउन। तो यहां पर ये एज अ नाउन भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस यू को ऑब्जेक्ट मानते हो, आवर मैनेजर वांट्स टू मीट, हमारे मैनेजर मिलना चाहते हैं, तो अब ये वर्ब बन गया। अगर आप इसको वर्ब मान रहे हो, आवर मैनेजर वांट्स टू मीट, मिलना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं? तुमसे, यानी कि इस वाले काम का प्रभाव इस पे हो रहा है, यानी कि ये जो यू है वो इस मीट का ऑब्जेक्ट है।
तो यानी कि अभी ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑटोमेटिकली जो टू मीट है क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो एक ही सेंटेंस में जो टू मीट है ये अपने आप में वर्ब भी है और अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि अपने आप में वर्ब है और अपने आप में नाउन दोनों ही है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। अच्छा, फाइनाइट की जो दो कैटेगरी है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, वो मैं कल की क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास ऑलरेडी 50-52 मिनट की शायद हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहो। और अगर आपको क्लास पसंद आई, अगर आपको सच में लगा कि हाँ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई और अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। ठीक है, मुझे इससे हौसला मिलता है। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी आपको क्लास लगी। कल आपको नेक्स्ट कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।